हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई कक्षा। ओके, ये जो है ये एक फ्री कोर्स है। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर क्या करेंगे, जो क्लास 12 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन चैप्टर वाइज चैप्टर। ओके, तो फर्स्ट हम लोग का चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि टू इक्वल बॉल्स हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज q coulombs are suspended by two insulating string of equal length. What would be the effect on the force when a plastic sheet is inserted between the two? ठीक है, तो ये फोर्स का कंपेयर करने के लिए हमको पूछा है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पर एक चार्ज कंसिडर कर लो, ये एक चार्ज कंसिडर कर लो, इसका भी चार्ज क्यू है, इसका भी चार्ज क्यू है, दोनों ही पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। यहाँ का इन दोनों का जो डिस्टेंस है, सपोज इसको आर मान लेते हैं। ठीक है, और ये पहला वाला चार्ज है, ये एक स्प्रिंग से यहाँ पर सस्पेंडेड है, दूसरा ये भी एक स्प्रिंग से सस्पेंडेड है। ठीक है, और ये दोनों इनस्टेज है, मतलब इसका लेंथ जो है वो फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो पहला वाला जो है, अब इस पे इसके बीच में हम लोगों ने प्लास्टिक शीट अभी तक इंसर्ट नहीं किया है। ओके, तो अब इन दोनों का जगह इंटरेक्शन फोर्स देंगे तो ऑब्वियसली कौन सा फोर्स लाएंगे, कूलम्ब फोर्स। तो कूलम्ब फोर्स इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ओके, यहाँ पर अगर इसको मान लेते हो कि अब हम लोग इसको प्लास्टिक शीट एक इंसर्ट कर दिए बिटवीन दिस टू चार्जेस, तो यहाँ पर इसको F1, तो F2 इक्वल्स टू जब लिखेंगे तब क्या लिखेंगे, 1/4πε0 इंटू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, सिर्फ एप्सिलॉन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये दोनों का तो हम लोगों को फोर्स तो मिल गया। अब इन दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, F1 डिवाइड बाई F2 और F2 डिवाइड बाई कुछ भी एक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जब अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तभी हमको क्या मिलेगा, जो कंपेयर करने का जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, F2 डिवाइड बाई F1 इक्वल्स टू F2 का क्या मिला था, 1/4πε इंटू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई F1 क्या मिला था, 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ जो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ एक्सेप्ट एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इन दोनों का अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, F2 इक्वल्स टू F1 डिवाइड बाई के, क्योंकि हमको क्या पता है डायरेक्टिक कांस्टेंट जो होता है K इक्वल्स टू क्या लिखता है, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टिक कांस्टेंट आएगा दोनों का। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो पहले से अभी घट गया, डिक्रीज कर गया है। ठीक है, तो F1 इज डिक्रीजेस F2 डिक्रीजेस कंपेयर टू F1। ठीक है, ये वाला हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि ए प्लॉट ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ कूलम फोर्स। ठीक है, कूलम फोर्स वर्सेस 1/r², 1/r², where r is the distance between the two charges of each pair of charges, 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये एक पेयर हो गया चार्ज का, दूसरा क्या है 2 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम इंटरप्रेट इन द ग्राफ ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को अगर हम लोग ट्रीट करेंगे तो पहले से क्या देखते हैं कि ये जो चार्ज कॉम्बिनेशन है इसका नेचर क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फोर्स का नेचर क्या होगा, और ये जो चार्ज कॉम्बिनेशन है इसका फोर्स का नेचर क्या होगा। ठीक है, तो ये पहला जो है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आएगा, रिपल्शन। ठीक है, और ये दोनों क्या है, एक पॉजिटिव में नेगेटिव में है, तो ये दोनों क्या होगा, एट्रैक्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर इस फोर्स का हम लोग अगर इसको F1 मान लेते हैं और F1 का अगर फोर्स का नेचर देखें तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये क्या होगा, एडिशन, मतलब पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज तो दोनों ही पॉजिटिव है। फोर्स नेचर रिपल्शन है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सिमिलर इसको अगर देखते हैं F2, तो F2 में क्या आएगा, यहाँ पर नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर दो चार्ज क्या है, नेगेटिव है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। ठीक है, और ये इसका जो नेचर जो होगा वो रिपल्सिव नेचर होगा। ठीक है, अब अगर हम लोग इन दोनों का चार्ज प्लॉट ग्राफ प्लॉट करें तो क्या होगा, ये हो गया
ये मैंने एक्स एक्सिस कंसिडर कर लिया, ये हो गया वाई और ये वाई प्राइम। ओके, अब हम लोग जैसे नॉर्मल ट्रीट करते हैं वैसे करेंगे, मतलब वाई को हम लोग पॉजिटिव मान लेंगे, वाई प्राइम को नेगेटिव, ठीक है, और एक्स जो है ये हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो पॉजिटिव जो है, मतलब जो यहाँ पर दोनों ही चार्ज पॉजिटिव कॉम्बिनेशन में, उनका ग्राफ क्या है, इस तरफ जाएगा पॉजिटिव नेचर में, ठीक है। इन दोनों का चार्ज का कॉम्बिनेशन क्या था, 1 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। और सेकंड वाला जो कॉम्बिनेशन था उसका क्या है, नेचर नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। इसका जो चार्ज का कॉम्बिनेशन था वो क्या, 2 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम, इसका हो गया, ठीक है। इन दोनों का नेचर हो गया। तो ये जो बेसिक जो ये ग्राफ बना, ये रीज़न यही है क्योंकि इन दोनों का नेचर जो है वो रिपल्सिव नेचर है, ठीक है। और इन दोनों का जो नेचर है वो क्या होगा, एट्रैक्टिव नेचर होगा, यही है दोनों का रीज़न है बेसिकली। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बोला है कि एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है, ये वर्ड में जब जहाँ पे अंडरलाइन करो वो थोड़ा सा ध्यान देना। तो यह बोला है कि एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच ऑफ क्यू कॉलम, ठीक है, ईच ऑफ क्यू कॉलम आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस एट एक्स इक्वल्स टू 1 मीटर, 3 मीटर and 9 meter and so on. Calculate the electric field at the point x equals to 0 due to those charges if all the charges are of the same sign. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको निकालने के लिए यहाँ पर क्या है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ E, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर पहले जो डिस्टेंस दिया है उसको कंसिडर कर लेंगे। तो R1 इक्वल्स टू क्या करेंगे, 1 मीटर, ओके, R2 इक्वल्स टू 3 मीटर, R3 इक्वल्स टू 9 मीटर। ओके, तो अब यहाँ से एक अच्छा चीज़ देखना कि जो हम लोगों ने जो पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वहाँ पे क्या लिख रहे थे, मान लो कि बहुत सारा फोर्स है तो क्या लिख रहे थे, F इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस सो वन, ठीक है। ये तो क्या सुपरपोजिशन था, मतलब हर एक इंडिविजुअल चार्ज को हम लोग अगर एडिशन करते हैं, ठीक है, एल्जेब्रिक एडिशन करते हैं तो जो नेट फोर्स मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी तो सेम ही तो सबका यहाँ पर सुपरपोजिशन ही करना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखेंगे सिर्फ फोर्स के जगह हम लोग क्या चेंज करना है, सिर्फ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नॉर्मली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्या होगा, E इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस सो वन, ठीक है। यहाँ पर क्या इन्फिनिटी तक बिलोंग करेगा क्योंकि इन्फिनिटी चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको हम लोग पहले वाला को लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, मतलब इसका R1 लिखते हैं R1 स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई R2 स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई R3 स्क्वायर एंड सो वन। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये क्यू, तो यहाँ पर इसको कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, क्यू बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर रहेगा 1 ये जो R1 जो वैल्यू है वो कितना 1 पर, तो 1 स्क्वायर प्लस 1/R2 स्क्वायर मतलब कितना 3 स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे R3 स्क्वायर मतलब 9 स्क्वायर प्लस सो वन, ठीक है। अब ये जो पार्ट है, ये पार्ट को थोड़ा सा यहाँ पे सेपरेट करके देखेंगे, ये वाला पार्ट को, ठीक है, ये वाला पार्ट को। तो ये वाला पार्ट सेपरेट करके क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1/1 इंटू 1 सपोज बी स्क्वायर 1/c स्क्वायर, तो ये क्या है जियोमेट्रिकल सीरीज़ में आ गया, ठीक है। जियोमेट्रिकल जो इनफाइनाइट सीरीज़ जो होता है, क्योंकि यहाँ तक इनफाइनाइट तक बिलोंग कर रहा है तो इनफाइनाइट सीरीज़ हो गया। तो उसका जो सम का फार्मूला था वो क्या था, S इन्फिनिटी इक्वल्स टू A/1 - R, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट ए का यहाँ पर वैल्यू कितना है 1 है, ठीक है। और R जो है कॉमन रेशियो वो है यहाँ पर क्या है 1/9 है, क्योंकि 1/3 इसका 1/3 इसका, तो R का वैल्यू कितना हो गया 1/3 स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब अगर इसको हम लोग फार्मूला में आकर डालेंगे तो क्या आएगा, नॉर्मली Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए का वैल्यू कितना है 1, यहाँ पे 1 - R, R का वैल्यू कितना है 1/3 स्क्वायर मतलब 1/9,
तो यहाँ पर क्या आएगा Q/4πε0, ठीक है, इंटू यहाँ पर अगर इसको डायरेक्ट लिखते हैं तो यहाँ पर ऊपर में 9 चला जाएगा, ठीक है, नीचे में क्या रहेगा 8। तो ये एक्चुअल में आंसर क्या है 9Q/4πε0 इंटू 8। ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी जो यूनिट है वो क्या है न्यूटन कूलम इनवर्स, ठीक है, ये हमारा हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि ए चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर ए रिंग ऑफ रेडियस ए। जो चार्ज रिंग जो है, रिंग का रेडियस कितना दिया है ए दिया है, ठीक है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, एक्सिस ऑफ द रिंग, hence show that the point at large distance from the ring it behaves like a point charge, ठीक है। जो हमारा जो यहाँ पर लास्ट जो एक्सप्रेशन आएगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, उसका एक्सप्रेशन किसके साथ मैच करना चाहिए पॉइंट चार्ज की तरफ, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज में जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं तो उसका फार्मूला क्या होगा 1/4πε0 इंटू Q/r², क्योंकि यहाँ पर जो कूलम्स लॉ का जो 2 Q1 Q2 होता है, ठीक है, यहाँ पर एक Q2 का हम लोग क्या पकड़ते हैं 1 पकड़ते हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा सिर्फ ये Q ही बच जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन जो है वो इसके साथ मैच करना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि एक रिंग है, ठीक है, यहाँ पर रिंग के जो एक्सिस है उसके ऊपर हमको निकालना है। तो मान लो कि ये इस पॉइंट पे हमको फाइंड आउट करना है, तो इसको हम लोग P पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ से इसका रेडियस कितना दिया गया था A, ठीक है, और यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है ये कितना x दिया गया था। इसको हम लोग O कंसिडर कर लेते हैं और इस पॉइंट को A कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया जो चार्ज यहाँ पर क्या था इक्वली डिस्ट्रीब्यूट चार्ज था, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूट चार्ज जो है तो इसका क्या पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पूरा वाला क्या पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है तो नॉर्मली क्या इससे और इससे कंसिडर करेंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि इस रिंग में टोटल जो चार्ज है सपोज वो Q मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर Q मान लिया। तो इस चार्ज का जो Q है तो यहाँ पर अगर छोटा सा सेक्शन लेंगे तो हम लोग इसको क्या पकड़ते हैं स्मॉल सेक्शन को dQ पकड़ते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से इस Q के रिस्पॉन्ड में, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज Q द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज E, देन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज dQ, देन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज dE। ओके क्लियर। तो यहाँ पर ये हो गया। तो इस यहाँ तक समझ में आया कि dQ के लिए चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या dE होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर इस दोनों पॉइंट को हम लोग निकालना है तो इसका डिस्टेंस भी तो चाहिए, तो ये होगा। तो ये क्या यहाँ पर ये अगर 90 डिग्री है तो ये क्या हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। तो इसका कितना वैल्यू कितना होगा a² + x², ठीक है। इसको हम लोग ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक थीटा भी क्रिएट करेगा, इसको थीटा मान लेते हैं। तो ये थीटा जो है ये थीटा क्रिएट करने के लिए यहाँ पर 2 कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट, ठीक है, और एक वर्टिकल कंपोनेंट। ये x वाला होगा, ये y वाला होगा, ठीक है, ये y वाला हो गया और ये x वाला। तो x वाला जो होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं कॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर किसको निकालना है हम लोग फाइंड आउट किसको करने के लिए बोला है dE इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। इसलिए ये जो कंपोनेंट बनेगा ये किसको यहाँ पर इस पॉइंट में क्या निकाल रहा है E को निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग चार्ज कंसिडर कितना क्या है dQ। तो इसके लिए रिस्पॉन्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो क्या dE होगा। और यहाँ पर जो पार्टिकल जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका क्या आएगा dE cos थीटा, और वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो क्या आएगा dE sin थीटा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर देखो ये जो यहाँ पर जो मतलब जो y एक्सिस वाला जो है यहाँ पर इसका और जो रिंग का जो अलाइनमेंट है वो क्या सेम है, ये y एक्सिस का, ठीक है, और ये रिंग का जो अलाइनमेंट है वो दोनों सेम है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब y एक्सिस में जितना भी कंपोनेंट होगा, ठीक है, y एक्सिस में जितना भी होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा बचा क्या सिर्फ ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट मतलब कॉस वाला। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखते हैं द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E = क्या आएगा इंटीग्रल dE cos थीटा,
तो अगर डी का वैल्यू बैठेंगे तो क्या आएगा 1/4πε0 इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमारा ये डिस्टेंस क्या है जो यहाँ पर ए पी स्क्वायर है, ठीक है। तो इंटू यहाँ पर क्या है कॉस थीटा इक्वल्स टू डी क्यू बाई 4πε0 1 यहाँ पर जो ए पी स्क्वायर जो लिखा है, ठीक है। ए पी स्क्वायर में क्या आएगा, ये जो डिस्टेंस है वो कितना मिला, √a² प्लस एक्स स्क्वायर। तो a² प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर हाफ, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लोग ये कॉस का जो वैल्यू है और इसको हम लोग सेपरेट निकाल लें तो कॉस का वैल्यू कितना बनेगा, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू हम लोग क्या पता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस कितना यहाँ पर x और हाइपोटेनस कितना है √x² प्लस a², ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये कॉस वाला जो यहाँ पर जो कॉस थीटा था यहाँ पर इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो अगर यहाँ पर इस वैल्यू को पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पर तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 1/4πε0 इंटू 1/a² प्लस x² होल टू दी पावर हाफ, और इसका जो 2 था, ठीक है, यहाँ पर ये कट के 1 हो जाएगा और यहाँ पर कॉस का वैल्यू कितना आएगा x/a² प्लस x² होल टू दी पावर हाफ, ठीक है। और यहाँ पर एक डी क्यू जो था इस डी क्यू को सामने लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो ये वाला टर्म है तो ये वाला जो वेरिएबल टर्म नहीं है उसको बाहर में करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा 1/4πε0 इंटू x/, ये तो हमारा यहाँ पर 1 था और यहाँ पर क्या 1/2, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3/2। तो x² प्लस y², ठीक है, 3/2 इंटू यहाँ पर क्या था इंटीग्रल डी क्यू। तो ये जो इंटीग्रल डी क्यू जो है क्या टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है वो हम लोग कितना क्या कंसिडर किया था क्यू। तो हम लोग ये इंटीग्रल डी क्यू जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं क्यू कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग नेक्स्ट पेज में अगर यहाँ पर लिख लेते हैं तो क्या मिलेगा E इक्वल्स टू 1/4πε0 x/a² प्लस x² होल टू दी पावर 3/2 इंटू क्यू, ठीक है। अब यहाँ पर जो लास्ट वाला जो लाइन यहाँ पर बोला गया था कि जो चार्ज का जो जहाँ पे निकालना है वो क्या, यहाँ जो सेंटर जो है सेंटर से बहुत दूर तक निकालना है, ठीक है, बहुत यहाँ से बहुत दूर तक निकालना है। तो इस डिस्टेंस का हम लोग क्या लिखा था x लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर रेडियस के साथ ही तो हम लोग कंपेयर कर रहे थे। तो यहाँ पर अगर लार्ज डिस्टेंस बोला गया तो इसका मतलब क्या है x वेरी वेरी ग्रेटर देन a, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अगर यहाँ पर x वेरी वेरी ग्रेटर देन है तो यहाँ पर जो a² है इस टर्म को हम लोग क्या करेंगे नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तब इसका फॉर्म में रिफाइन क्या आएगा 1/4πε0 इंटू x/x² इंटू 3/2 इंटू क्यू। तो यहाँ पर तो स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो बच गया क्या q/4πε0 इंटू x/x²। अगर इसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज करके लिखें तो 1/4πε0 इंटू q/x²। यही तो हम लोग का पॉइंट चार्ज के लिए था, ठीक है। तो यही हम लोग का दिखाने के लिए बोला था। तो प्रूफ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो 5th नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर क्या बोला है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है, ठीक है। बोला कि कंसीडर ए सिस्टम ऑफ n चार्जेस, ठीक है, q1 q2 qn ऐसा बोला गया है विथ पोजिशन वेक्टर r1 r2 r3 rn रिलेटिव टू सम ओरिजिन o। अब क्या बोला गया यहाँ पे डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E मतलब इंटेंसिटी at point A P with the position vector RP due to this system of charge, okay। तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डायग्राम जो ड्रॉ कर लेते हैं तो ये मान लो कि इसका ओरिजिन हो गया O, ठीक है। और यहाँ पर 2-3 चार्ज लिखते हैं तो ये हो गया हमारा Q1, इसको मान लेते हैं कि ये हो गया Q2, इसको मान लेते हैं ये हो गया Q3, इसको यहाँ मान लेते हैं ये Q4, ठीक है। तो in due to the presence of this charge some amount of
इलेक्ट्रिक फील्ड आर ओरिजिनेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर दिखाना चाहते हैं तो अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर Q1 जो है, तो Q1 का जो यहाँ पर जो लेंगे तो Q1 का डायरेक्शन जो ये भी सेम डायरेक्शन आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये E1 हो गया, ठीक है। ये Q2 था, तो इसके रिस्पांस में जो चार्ज यहाँ पर निकलेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो भी क्या E2 होगा, ठीक है। यहाँ पर भी सिमिलरली E3 ऐसा करके आएगा, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर इन दोनों का मतलब जो पोजीशन वेक्टर या फिर डिस्टेंस ले लेते हैं तो Q1 के रिस्पांस में क्या लेंगे R1, Q2 के रिस्पांस में क्या लेंगे R2, Q3 के रिस्पांस में R3, सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। अगर अब हम इसका कैलकुलेशन में जाएं, ठीक है, तो कैलकुलेशन में जाने से पहले अगर नॉर्मली हम लोग मान लो कि जो कूलम्स फोर्स है उसको ये पहले रिप्रेजेंट कर लें, तो लेट F1 वेक्टर और F आई, इसको जनरल फॉर्म में एक बार में लिख देते हैं, बी द फोर्स ड्यू टू ith चार्ज Qi एंड Q0, ओके। तो यहाँ पर क्या आएगा, एफ आई वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Qi इंटू Q0 डिवाइड बाई RI स्क्वायर। और यहाँ पे वेक्टर जो था, जो यूनिट कैप दिखा देते हैं वो इसको क्या लिखेंगे, RI कैप, ओके। तो ये तो नॉर्मल से हो गया। अब हम लोग क्या पता है, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स, तो उसको क्या पता है, E इक्वल्स टू F/Q, ठीक है। तो इसको अगर यहाँ पर अगर रिप्रेजेंट करना चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल अगर इसको रिप्रेजेंट, तो EI वेक्टर इक्वल्स टू FI वेक्टर डिवाइड बाई Q0, यहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/Q0 इंटू Q0 इंटू 1/4πε0 इंटू Qi Q0 बाई RI स्क्वायर, ओके। तो ये आ गया। अगर इसको हम लोग और भी यहाँ पर शॉर्ट करें तो Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 1/4πε0 इंटू Qi डिवाइड बाई RI स्क्वायर इंटू RI कैप। ये हमारा क्या आ गया, EI कैप आ गया, ठीक है। तो ये तो एक ही कंपोनेंट था जो नॉर्मल एक जनरल फॉर्म में लिखे थे, एक ही आ गया था। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा और मतलब सबके लिए, यहाँ पे तो n नंबर्स ऑफ चार्ज बोला गया था, तो पहला वाला क्या, अगर E1 लेते हैं, सेकंड वाला को E2, ठीक है, थर्ड वाला को E3, ऐसा करते क्या क्या सो वन होगा। तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। तो यहाँ पर भी हम लोग अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को लेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या आएगा, E इक्वल्स टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस डॉट सो वन, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर यहाँ पर नॉर्मली अगर इसको वैल्यू भी बैठा सकते हैं या समीशन भी लिख सकते हैं, दोनों फॉर्म में अगर लिख सकते हैं नॉर्मली। तो इसको अगर समीशन फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, समीशन ओवर EI। तो I का वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 1 से, और कितना तक वैल्यू बोला गया था हमें, n तक, ठीक है। तो यहाँ पर I इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 1 टू अपर लिमिट कितना होगा n, I का मैक्सिमम वैल्यू कितना n है, तो यहाँ तक ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। इसको ही अगर तुम नॉर्मल फिर से रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो सिंपली क्या लिखेंगे, यहाँ तक तो आंसर लिखने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर एक्स्ट्रा लिखना चाहते हो क्या लिखेंगे, E वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0 समेशन ओवर I इक्वल्स टू 1 to n Qi डिवाइड बाई RI स्क्वायर इंटू यूनिट कैप, ओके। तो ये था जो फाइनल एक्सप्रेशन था ये वाला, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग यहीं पर भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई ज़्यादा करके दिखाएं, ठीक है। तो मैं छोटा छोटा क्वेश्चन लूँगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लूँगा, क्योंकि एक साथ ज़्यादा क्वेश्चन वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहीं तक करना। अगर वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर कर देना।